जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये है महा मैराथन क्लास एसएससी एमटीएस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिस्ट्री के सभी प्रश्नों की। ठीक, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि महा मैराथन क्लास हो चाहे मैराथन क्लास हो, कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है। कोई कोई क्लास तो 2 घंटे की भी होती है। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए जिसमें आप नोट पॉइंट नोट करते हो, और फुल एनर्जी के साथ जब तक पूरे 125 प्लस क्वेश्चन कवर ना हो जाए तब तक वीडियो को स्किप नहीं करना है। होता क्या है ना, कुछ लोग शुरू में तो बहुत जोश आता है, थोड़ी देर देखेंगे 2 4 5 क्वेश्चन, उसके बाद लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके 2020 एसएससी एमटीएस में रियल के एग्जाम में आए थे। तो समझ सकते हो इन क्वेश्चनों का कितनी इंपॉर्टेंस है। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और फुल एनर्जी के साथ बैठ जाइए जब तक पूरा वीडियो अंत तक ना पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है खिलजी राजवंश ने फिर ब्लैंक दिया तक दिल्ली पर शासन किया। जो खिलजी राजवंश था उसने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था। पहला ऑप्शन दिया गया 1414 से 1451 तक। फिर लिखा है 1290 से 1320 तक। फिर लिखा है 1320 से 1414 तक। फिर लिखा है 1206 से 1290 तक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जो खिलजी वंश था उन्होंने शासन किया था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस 2020 में पूछे गए थे। ठीक, जितने लोगों का एमटीएस का एग्जाम लगा हो, चाहे सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट है आप सब लोग अच्छी तरीके से समझते हो। तो आज से हम लोग तभी 21 और 22 के कंप्लीट करने के बाद 2020 के पहले कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है। लिखा है जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वाटकल, दूसरा लिखा है मस्की, तीसरा लिखा है ब्रह्मागिरी और चौथा लिखा है बुर्ज होम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बुर्ज होम। यानी जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है आपका बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा हुआ है चोल शिलालेखों में तिरुनाम टुक्कानी को फिर ब्लैंक दिया के रूप में वर्णित किया गया है। यानी चोल शिलालेखों में तिरुनाम टुक्कानी को ब्लैंक दिया है, फिर कह रहा है के रूप में वर्णित किया गया। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा मंदिरों को भेंट की गई जमीन, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी चोल शिलालेखों में तिरुनाम टुक्कानी को मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में वर्णित किया गया। बाकी ऑप्शन अब आपके गलत हो जाएंगे, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर लिखा हुआ नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की फिर ब्लैंक दिया हुआ शैली होती है। यानी नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली क्या होती है। पहला लिखा है मिश्रित, दूसरा लिखा है पूर्व भारतीय, फिर लिखा उत्तर भारतीय, फिर लिखा दक्षिण भारतीय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उत्तर भारतीय। यानी नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर लिखा है लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यानी जो लोथल है आपका प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, कारण निम्नलिखित में से वो इस समय किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन लिखा हिमाचल प्रदेश, दूसरा लिखा गुजरात, तीसरा लिखा राजस्थान और फिर लिखा पंजाब। तो लोथल आपका इस समय गुजरात में है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर लिखा हुआ होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन कह रहा है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। पहला लिखा 1915 ईस्वी, फिर 1917 ईस्वी, फिर लिखा 1914 ईस्वी, फिर लिखा 1916। तो होम रूल जो है आपका ये 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, होम रूल आंदोलन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मा संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मा संहिता लिखी थी, जो ब्रह्म समाज का आस्था कथन था और इसमें समाज के सदस्यों के लिए कर्तव्यों
और दायित्वों की सूची बनाई गई थी। पहला लिखा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, फिर लिखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, फिर लिखा राम मोहन राय ने और फिर लिखा केशव चंद्र सेन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेज के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह सेकेंड को सिंहासन से आपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1798 ईस्वी में, फिर लिखा 1834 में, फिर लिखा 1698 में, फिर लिखा 1857 में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1857 में, यानी 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से आपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा किया था। ध्यान दो जरा, कह रहा है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने, ये क्या लिखा हुआ है, नवाब के कुशासन, यानी नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा किया था। पहला लिखा है अवध, दूसरा लिखा है उदयपुर, फिर लिखा है नागपुर, फिर लिखा है सितारा। तो अवध ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब नवाब के कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर लिखा हुआ स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर फिर ब्लैंक दिया ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन भी है। लिखा हुआ स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर, स्वदेशी आंदोलन का मतलब स्व मतलब होता है अपना, देशी मतलब देश, यानी अपने देश के आंदोलन से प्रेरित होकर फिर ब्लैंक दिया ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया है। पहला लिखा अवनींद्रनाथ टैगोर को, फिर लिखा है ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, फिर लिखा है द्विजेंद्रनाथ टैगोर, फिर लिखा है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब फिर ब्लैंक को बनाया गया। यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। पहला लिखा अली वर्दी खान को, फिर लिखा मीर कासिम को, फिर लिखा सिराजुद्दौला को, फिर लिखा मीर जाफर को। तो प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL CHSL दोनों जगह आ चुका और आज ये MTS 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है ना, तो जरूर से इसको आप तैयार कर लीजिए कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो मीर जाफर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अकार्ट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजय हुआ था। कहने का मतलब 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अकांट में कौन विजयी हुआ था। पहला लिखा है अंग्रेज, फिर लिखा है डच, फिर लिखा है पुर्तगाली, फिर फ्रांसीसी। तो इसमें अंग्रेज ही विजयी हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अकांट या अकार्ट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजय हुआ था, तो इसमें विजयी हुए थे अंग्रेज। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था। यानी ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ 1901 में, फिर लिखा 1905 में, फिर लिखा 1907 में, लिखा 1911। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर लिखा हुआ है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द फिर ब्लैंक लिया को संदर्भित करता है। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है। पहला लिखा राजा का निजी रक्षक, फिर लिखा है प्रशासनिक इकाई, फिर लिखा है गजवाहक इकाई, फिर लिखा है सैनिक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी प्रशासनिक इकाई। कहने का मतलब गुप्त प्रशासन के संबंध में विधि शब्द प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा हुआ लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा फिर ब्लैंक कहा जाता था। यानी लगभग 2500 वर्ष पहले यानी 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों के द्वारा क्या कहा जाता था। पहला लिखा है विपाशा, फिर लिखा है हिंदू, फिर लिखा है कमाली, फिर लिखा है विटास्टा। तो इसको कहा जाता था क्या, हिंदू। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारते थे कौन,
ईरानी और यूनानी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा हुआ है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के, फिर ब्लैंक दिया है, से भागा नामक कर एकत्र करते थे। कहने का मतलब कह रहा है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के, फिर ब्लैंक दिया, से भागा नामक कर एकत्र करते थे। किससे एकत्रित करते थे, क्वेश्चन ये है। पहला लिखा किसानों से, फिर लिखा चरवाहों से, फिर लिखा शिकारियों और एकत्रकों से और शिल्पकारों से। तो जो भागा नाम का कर है ये किसानों से वसूला जाता था। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। यानी प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर लिखा हुआ है, जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाई प्रताप सिंह ने किस महल का करवाया था निर्माण, वो था आपका हवा महल। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहले लिखा सज्जनगढ़ पैलेस, गलत हो जाएगा। फिर लिखा उम्मेद भवन, गलत हो जाएगा। फिर लिखा हवा महल, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, ध्यान से समझिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है हुना सागी, फिर लिखा है बुर्जहूम, फिर लिखा है मेहरगढ़, फिर लिखा है चिरांद। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हुना सागी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो वो हो जाएगा हुना सागी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है भारतीय सम्राट हर्ष। क्या लिखा है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित हर्ष के कार ब्लैंक दिया नहीं लिखी थी। यानी भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, पहला लिखा वाल्मीकि ने, फिर लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर लिखा बाणभट्ट, फिर लिखा स्वामी शिवानंद। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाणभट्ट। यानी हर्षचरित के रचयिता कौन है, बाणभट्ट। आप ऐसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में एसएससी के पूछा जा चुका है। यानी हर्ष भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो वो है बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा हुआ है क्या कि 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। यानी जो 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी या स्थापित किया गया था वो किस शहर में, पहला लिखा कालीकट नहीं होगा, फिर लिखा बम्बई नहीं होगा, फिर लिखा मद्रास, अब चेन्नई, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इसका सही होगा और अगला कलकत्ता भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था मद्रास में यानी चेन्नई में। तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा वो स्मारक है जिसको दक्कन का ताज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दक्कन का ताज। देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है बीबी का मकबरा, फिर लिखा है कुतुब मीनार, फिर लिखा है महाबत मकबरा, फिर लिखा है चार मीनार। तो जो बीबी का मकबरा है आपका ऑप्शन नंबर 1, इसको ही दक्कन का ताज कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा बीबी का मकबरा का दूसरा नाम क्या है, तो आप बता दोगे दक्कन का ताज, या फिर दक्कन का ताज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है बीबी का मकबरा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। यानी वो नीचे जो ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से कौन सा वो राजा था जिसके शासनकाल में कोणार्क मंदिर बना था और कोणार्क में बना था, और ये कौन सा है, सूर्य मंदिर। पहला लिखा है नरसिंह देव फर्स्ट, फिर लिखा है अनंत पद्मनाभन, फिर लिखा है समुद्रगुप्त, और फिर लिखा है अनंत वर्मन चोटगंगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी नरसिंह देव फर्स्ट, यानी नरसिंह देव प्रथम। कहने का मतलब ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था, तो वो थे नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में सूर्य मंदिर बना था, और कहाँ बना था, कोणार्क में। अगर राज्य पूछा जाए तो इसका राज्य है आपका उड़ीसा, ये भी ध्यान रखो। कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य मंदिर किस राज्य में, तो उड़ीसा में, और कहाँ पर बना है, तो वो कोणार्क में। किसके शासनकाल में बना, नरसिंह देव प्रथम। हर टाइप से क्वेश्चन आप घुमा फिरा के चाहे जैसा पूछा जाए, हर टाइप से प्रिपेयर होकर आप जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा हुआ है, पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा है व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। पहला लिखा है कित्तूर चेन्नम्मा, फिर लिखा है जय राजगुरु, फिर लिखा है पचहस्सी राजा, और फिर लिखा है तितुमीर। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा आपका,
कित्तूर चेन्नम्मा। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कित्तूर चेन्नम्मा आप यहाँ पर सेट कीजिए, जो ऑप्शन ब्लैंक जहाँ दिया गया है, यानी कित्तूर चेन्नम्मा व्युपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। सब लोग ध्यान दीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको तैयार कर लिए, और साथ ही जब भी पढ़ने बैठा करो तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, आप नोट्स बनाते जाइए। देखो अभी आपका MTS का एग्जाम लगा है, वो बात सही है, लेकिन मान लो MTS एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है, बाई चांस सिलेक्शन ना हुआ तो क्या आगे SSC के एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे? फिर आपको पूरे एक तरफ से वीडियो ऐसे ही देखने पड़ेंगे। तो सबसे बेटर रहता है क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, साथ में नोट्स बनाते जाओ। कुछ क्वेश्चन हम अलग से करवाते हैं, उनको स्टार बना के पॉइंट लिख लो, एक अच्छा सा नोट्स बनाओ। जो कोई भी आपको एग्जाम देने जाना, तभी हमने देखो किस हिसाब से PDF बनाइए, पहले पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चन, फिर एक जगह पर पूरे फिजिक्स के, ताकि आपको माइंड भ्रमित ना हो। कहने का मतलब क्वेश्चन को ऐसे भी कराया जा सकता है कि पूरा पेपर उठा लो, एक पेपर में आपके हिस्ट्री के भी आते हैं, ज्योग्राफी के भी आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी आते हैं, है ना, इस टाइप से मिक्स पूरे आते हैं, बायोलॉजी के भी आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं। तो उस हिसाब से आपका हर एक सब्जेक्ट में माइंड भ्रमित होगा। इसी वजह से हमने हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन एक जगह PDF में, ज्योग्राफी के एक जगह पर, और फिजिक्स के एक जगह पर। जैसा कि पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि बायोलॉजी के भी करवाइए, तो 1 या 2 दिन बाद आप PDF जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी बायोलॉजी के और इकोनॉमिक्स के, यानी अर्थशास्त्र के। कहने का मतलब बायोलॉजी के कुछ दिन बाद आपको लेक्चर मिलने लगेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी MTS में पूछे गए वो सब बायोलॉजी के क्वेश्चन एक साथ पर मिलेंगे, और इकोनॉमिक्स के भी एक जगह पर। तो आप लोग बस इसी तरीके सपोर्ट बनाए रखिए, और जितना आप अच्छा सपोर्ट करोगे, जितनी अच्छी शेयरिंग करोगे, लाइक और कमेंट आएंगे, उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे। जैसा कि कमेंट में बताया गया कि बायोलॉजी के प्रश्न तो 1 या 2 दिन में बहुत जल्दी आपको बायोलॉजी के सभी SSC MTS में, चाहे वो 22 के हों, चाहे 21 के हों, चाहे 20 के हों, जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के, इसी हिसाब से बस आप सपोर्ट करते रहिए, हम मेहनत करते रहेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर लिखा हुआ है। अगला, साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन लिखा 1794, फिर लिखा 1799, फिर लिखा 1773 और फिर लिखा 1782। तो साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1782 ईस्वी में। तो इसके हिसाब से ऑप्शन इसका D सही हो जाएगा, यानी साल बाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो वो थी 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? यानी वो कौन से समाजक सुधारक थे जिन्होंने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? पहला लिखा है ढोंडो केशव कर्वे, दूसरा लिखा है पुली थेवर, तीसरा लिखा है नानाजी देशमुख और फिर लिखा है तात्या टोपे। तो इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा आपका, ढोंडो केशव कर्वे। यानी ढोंडो केशव कर्वे एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी। अगर यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि 1896 में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना ढोंडो केशव कर्वे ने कहाँ की थी, तो उसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? पूना। कब की थी? तो 1896 में। किसने की थी? ढोंडो केशव कर्वे ने। किसकी स्थापना की थी? कौन सा वो संस्थान था? तो हिंदू विधवा गृह। हर टाइप से आप क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, तभी बोल रहे हैं हम। नोटबुक और पेन लेके आप बैठिए, जितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा सब आप स्टार बना के लिख लीजिए। हर एक एग्जाम में, SSC के एग्जाम में आपको काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर लिखा हुआ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? यानी जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना थी 1906 ईस्वी में जो हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ढाका, दूसरा लिखा है लाहौर, तीसरा लिखा है लखनऊ, चौथा है बॉम्बे। तो इसकी कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका क्या है? बांग्लादेश की इस समय राजधानी है। यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। इस समय वो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। एक बार SSC में आपको पूछा गया था कि बांग्लादेश की कौन सी मुद्रा चलती है? तो बांग्लादेश में चलती है आपकी टका। ढाका और टका, ऐसे आप 2 वर्ड याद रखिए। ढाका राजधानी है, टका उसकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर लिखा हुआ, पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मतलब समझिए कहने का आप। लिखा है पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा है तेलंगाना, दूसरा लिखा है पश्चिम बंगाल, फिर लिखा है गुजरात और फिर लिखा है मेघालय। तो इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। जो पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णु रूप से निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर
लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यानी कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको 1938 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। पहला लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा लिखा है सी राजगोपालाचारी, फिर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फिर लिखा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर लिखा है गांधी जी ने फिर ब्लैंक दिया को करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया। यानी गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था। पहला लिखा है 23 मार्च 1942, फिर लिखा है 24 सितंबर 1942, फिर लिखा 8 अगस्त 1942, फिर लिखा 14 जुलाई 1942। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को दिया था और ये प्रसिद्ध भाषण था इनका बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा हुआ साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से फिर खालिस्तान दिया की मृत्यु हो गई। यानी साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किसकी मृत्यु हो गई थी। पहला लिखा लाला लाजपत राय, फिर लिखा गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा बिपिन चंद्रपाल और फिर लिखा बाल गंगाधर तिलक। तो सब लोग जानते हो लाठियों से मार मार कर हत्या किसकी हुई थी, लाला लाजपत राय की। बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन लाला लाजपत राय की लाठियों से इतनी चोट मारी गई तो इस चोट के कारण इनका देहांत हो गया था। वही पूछा गया साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से मृत्यु हो गई थी, वो कौन से, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ पंडित मदन मोहन मालवीय को फिर ब्लैंक दिया के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। यानी कौन सा वो नारा जिसको पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था और ये लोकप्रिय। पहले लिखा इंकलाब जिंदाबाद, तो ये तो इनका था नहीं। फिर लिखा सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, आगे के ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया और ये सबसे इनको लोकप्रिय इसी नारे की वजह से बनता है। देखते हैं अगले 2 ऑप्शन आपको अगले स्लाइड में दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल में इसका यही सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कौन सा नारा दिया, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखो अगला ऑप्शन जय जवान जय किसान और वंदे मातरम, तो इसका ऑप्शन भी उधर ही बता दिया हमने, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। यानी जो अवध किसान सभा थी उसका गठन कब हुआ था। पहला लिखा 1924 में, 1921 में, फिर लिखा 1918, फिर लिखा 1920। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 1920 में। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था सन 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा हुआ सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था। पहला ऑप्शन लिखा 1858, फिर लिखा 1874, फिर लिखा 1888, फिर लिखा 1862। तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष अंत हुआ था इसका, तो या फिर समाप्त हुआ था, तो वो था आपका 1858। यानी सन 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर तराइन की पहली लड़ाई वर्ष खालिस्तान में लड़ी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट 1191, बार बार इसकी हमने चर्चा की है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध तुरंत इसी के 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा कब गया था, 1191 में। किसके किसके बीच लड़ा गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पिछले के लेक्चर जो भी हिस्ट्री के किए हमने इनकी डिटेल में चर्चा की है, किसके किसके बीच हुआ है, कौन सा युद्ध कब हुआ है। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए, और जिसने वो लेक्चर देखे हैं या आपको पता है तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशबंधु किसको कहते हैं, चित्तरंजन दास। देखिए कहाँ ऑप्शन पहला लिखा आशुतोष मुखर्जी गलत, दादा भाई नौरोजी गलत, मदन मोहन मालवीय गलत, चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास, ऐसे आप रट्टा मार लीजिए जैसे हमने रटा हुआ है, एक फ्लो में याद कीजिए क्या, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। ऐसे आप 20-25 बार बोलिए, कभी जीवन में नहीं बोलोगे, वैसे जैसे हमने रटा हुआ। देखो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। वैसे ही पूछा गया निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखने पढ़ने से ही पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर है अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। तो पहला लिखा है देवगिरी, फिर लिखा है दौलताबाद, फिर लिखा है बरार, फिर लिखा है एहसानाबाद। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, एहसानाबाद। यानी एहसानाबाद एक ऐसा शहर है कि कह रहा कौन निम्नलिखित में से कौन सा, यानी एहसानाबाद शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा हुआ पतेती या पश्चाताप का दिन
खाली स्थान दिया कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है, यानी जो पतेती या पश्चाताप का एक दिन होता है कैलेंडर का कौन सा, पहला लिखा है ईसाई, फिर लिखा है बौद्ध, फिर लिखा है जैन, फिर लिखा है पारसी। तो इसका ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी पतेती या पश्चाताप का दिन पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो ये कौन सा कैलेंडर है, पारसी कैलेंडर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। पहला लिखा था रामगुप्त, फिर लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर लिखा श्रीगुप्त और फिर लिखा समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी वंश की लड़की से किसने विवाह किया था, तो उन्होंने किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वो गुप्त शासक थे, यानी चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त शासक थे और इन्होंने लिच्छवी वंश की लड़की से शादी की थी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, लिखा हुआ मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता था। पहला लिखा आपराधिक न्याय प्रणाली, फिर लिखा राजस्व प्रशासन, फिर लिखा कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय का प्रशासन, फिर लिखा आपराधिक न्याय शास्त्र और जेल का प्रशासन। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है, तो जो दीवानी का अर्थ होता है वो होता है राजस्व प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, लिखा हुआ मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। लिखा है संप्रति, लिखा है बृहद्रथ, फिर लिखा है सतधन्वन, फिर लिखा है देववर्मन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी बृहद्रथ, यानी मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। तो लिखा हुआ जलियांवाला बाग, लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी, फिर लिखा है माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। समझो ध्यान से क्वेश्चन, लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल, फिर लिखा है भगत सिंह और फिर लिखा है ऊधम सिंह। तो इनकी हत्या ऊधम सिंह ने ही की थी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, हुआ क्या था इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसमें भारत के सभी महिलाएं पुरुष छोटे छोटे बच्चे और एक सभा चल रही थी। ठीक उस सभा में अचानक एक आदेश आता है और उसमें गोलीबारी चालू हो जाती है, तो उसमें निहत्थे लोग, कई महिलाएं, कई पुरुष तथा छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं। तो कह रहा है वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कह रहा है जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या कह रहे निम्नलिखित में से किसने की थी, तो वो की थी ऊधम सिंह ने, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों तक मनाया जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, फिर से समझ लीजिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। यानी जो श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, ठीक, वो 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। और दिगंबर, दिगंबर का मतलब होता है जो वस्त्रहीन रहते हैं, यानी जो कपड़े नहीं पहनते हैं। कह रहा है दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। पहला लिखा है पर्युषण पर्व, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी जो जैन धर्म में या जैन एक त्यौहार है पर्युषण पर्व जो उसमें होता है, उसमें क्या होता है, श्वेतांबर समुदाय 8 दिनों के लिए और दिगंबर समुदाय 10 दिनों के लिए मनाते, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, ठीक है, और ये 2 ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन के दिए गए, तो उसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, पर्युषण पर्व, जैसा कि हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सन 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया फ्रांसीसी, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा अंग्रेज और चौथा डच। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, यानी जो 1503 ईस्वी में पहला यूरोपीय किला बनवाया था वो बनाया था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, लिखा है चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में, फिर ब्लैंक दिया, भारतीय राज्य में है। यानी चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस राज्य में, पहला लिखा है ऑप्शन केरल, दूसरा लिखा हुआ तमिलनाडु, तीसरा लिखा है कर्नाटक और फिर लिखा गुजरात। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। कहने का मतलब आप फिर से समझ लीजिए, कह रहा जो चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया था, वर्ड इस पर ध्यान दो आप, जो वातापी में शासन किया था वो आज के समय में भारत के किस राज्य में, तो वो है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलौर। तो देखो जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी भी आप याद कीजिए, कर्नाटक की बेंगलौर होती है, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई और गुजरात की गांधीनगर। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, बाकी आप जितने भी
राज्य हैं भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सबकी राजधानी जरूर से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, लिखा रानी रुद्रमा देवी, फिर ब्लैंक दिया, राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। सब लोग जानते हो जो रानी रुद्रमा देवी थी वो काकतीय राजवंश की शासिका थी। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा चेर, गलत हो जाएगा, फिर लिखा काकतीय, बिल्कुल सही है। यानी जो रानी रुद्रमा देवी थी वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, फिर ब्लैंक दिया, राजवंश के शासक थे। कहने का मतलब जो विक्रमादित्य जिनके दरबारी कवि ब्रह्म बिल्हड़ थे, मतलब विक्रमादित्य के दरबारी कवि कौन थे, बिल्हड़ कह रहा उनकी जीवनी लिखी थी। खाली वंश राजवंश के शासक थे, वो किस राजवंश के शासक थे, पहला लिखा है राष्ट्रकूट, फिर लिखा पल्लव, फिर लिखा चालुक और फिर लिखा गंगा, तो वो चालुक राजवंश के शासक थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि बिल्हड़ ने उनकी जीवनी लिखी थी, फिर खालिस्तान दिया, राजवंश के शासक थे, तो वो थे चालुक राजवंश के शासक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, लिखा रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में किस राजवंश से था। अभी बताया क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो रहा है, रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया था काकाटक, फिर लिखा काकतीय, बिल्कुल सही, बी सही हो जाएगा, फिर लिखा पश्चिमी गंगा, चोल, इनसे कोई मतलब नहीं। यानी रानी रुद्रमा देवी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी 2 बार, यानी ये 2 सेटों में पूछा गया होगा 2020 में। पिछला क्वेश्चन ब्लैंक के रूप में पूछा गया था और यहाँ पे पॉइंट के रूप में, तो दोनों टाइप से आप तैयार कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था, तो वो था काकतीय राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था। पहला लिखा है प्रार्थना समाज, फिर लिखा है सत्यशोधक समाज, फिर लिखा है परमहंस मंडली और फिर लिखा है ब्रह्म समाज। तो इन चारों की तुलना में सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब देखो ब्रह्म समाज से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़िए। सबसे पहले तो ये लिखा है ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी इन चारों ऑप्शनों की तुलना में, तो वो था आपका ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आप क्वेश्चन, उसका ऑप्शन और उससे रिलेटेड पॉइंट तैयार कीजिए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। सिर्फ प्रश्न और उत्तर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन आप ये समझिए सेम क्वेश्चन दोबारा एसएससी नहीं रखती। क्वेश्चन वही होगा, थोड़ा सा घुमा के रखा जाएगा। अब जैसे इसमें पूछा गया कि कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था, वो हो गया ब्रह्म समाज। अब पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी, कब की थी, तो ये सब जाने नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके पहले 2021 और 2022 के यदि आपने हिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देखिए इन सारे प्रश्नों की वहाँ चर्चा विशेष से की गई कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने, कब की, कहाँ की, तो इसकी डिटेल से चर्चा उनमें दी गई। तो 2021 के हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर हैं और 2022 के आप जरूर से जरूर देखिए, और ये हैं 2020 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, लिखा प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। आगे देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, वही हम आपसे बोलते हैं कि आप राउंड फिगर में कितने प्रश्न बन सकते हैं उनकी तैयारी कीजिए। ये प्रश्न तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। तो लिखा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, पहला लिखा है एमजी रानाडे, फिर आत्माराम पांडुरंग, फिर लिखा है ज्योतिबा फुले, फिर लिखा आरसी भंडारकर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, लिखा हुआ अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है। यानी कह रहा है कि मतलब जो अकबर ने लड़ाइयाँ लड़ी थी, अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम थी। पहला ऑप्शन दिया गया है थानेसर की लड़ाई, फिर लिखा है पानीपत की दूसरी लड़ाई, फिर लिखा है तुकारोई की लड़ाई, फिर लिखा है हल्दी घाटी की लड़ाई। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी हल्दी घाटी की लड़ाई। यानी अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्यों की तुलना में नवीनतम है, तो वो है हल्दी घाटी की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिए आप, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। देखते हैं, पहला स्थल लिखा है सोर तुगई, फिर लिखा है कोट दीजी, फिर लिखा है बालाकोट, फिर लिखा है
चनहोदड़ो। तो देखो ये जो बी, डी और सी है ये इस समय आपके पाकिस्तान में है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोरतुगई। यानी हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थल जो दिए गए हैं उसमें सोरतुगई जो है वो इस समय पाकिस्तान में नहीं है। बाकी आपका बालाकोट, सब लोग जानते हो बालाकोट, अभी एयर स्ट्राइक हुई थी जब लड़ाई हुई थी, तो ये तो आसान सब पॉइंट तुरंत समझ जाओगे। दूसरा पोर्ट दीजिए और फिर लिखा है चनहोदड़ो, तो ये सब इस समय पाकिस्तान में, लेकिन सोरतुगई पाकिस्तान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, लिखा है 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था। यानी जो सन है आपके ईस्वी 320 से 550 के बीच में किसने भारत पर शासन किया था। पहला लिखा है होयसल राजवंश ने, फिर लिखा है गुप्त राजवंश ने, फिर लिखा है मौर्य राजवंश ने, और फिर लिखा है मगध राजवंश ने। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। देखो 4 आपके वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो कह रहा है संगीत से कौन रिलेटेड है, तो संगीत से है सामवेद। अब देखो आप इसका पॉइंट कैसे याद करोगे, सा से संगीत, सा से सामवेद। बाकी देखो 4 ही वेद हैं आपके, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, एक री से चालू, एक आ से चालू, एक या से चालू, और संगीत से संबंधित पूछा गया तो सामवेद। सा से संगीत, सा से सामवेद, याद रखो, कभी भी नहीं भूलोगे। कभी कभार क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। तब ऑप्शन बी सही हो जाता है। ये भी पॉइंट आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर लिखा हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। आसान सा क्वेश्चन, पानीपत की 1526। देखिए ऑप्शन कहाँ, पहला लिखा 1326, गलत है, 1526 बिल्कुल सही है। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, फिर लिखा है 1479 और 1632, उससे कोई मतलब नहीं। तो पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 ईस्वी के बीच में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि हिस्ट्री के इतने सारे लेक्चर करवा चुके, इतने पॉइंट हम करवा चुके हैं। अगर आपने एसएससी सीजीएल की हिस्ट्री पूरी देख लीजिए, जितने भी एमटीएस के 2022 के पढ़े वो देख लीजिए, 2021 के वो देख लीजिए, जितने भी ये क्वेश्चन, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाने वाला है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो आप सारे लेक्चर देखिए और फटाफट से इनका जवाब दोगे। और हमारे चैनल की आप कम्युनिटी में जाइए, अपनी टेस्टिंग के लिए हम पर डे 1 या 2 क्वेश्चन उसमें शेयर करते हैं, उसके 4 ऑप्शन देते हैं। तो वहाँ जाकर आप क्वेश्चनों की अपनी जाँच कीजिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, वहाँ पर उत्तर दीजिए। अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आपको वहाँ सही उत्तर भी मिलेगा, और सही उत्तर का कारण क्या है वो भी वहीं पे नीचे लिखा मिलेगा। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में, किसके बीच हुई थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, लिखा है बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। पहले लिखा है मौर्य राजवंश, फिर लिखा है चालुक्य राजवंश, अगला लिखा है शुंग राजवंश, और फिर लिखा है पल्लव राजवंश। तो बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, तो वो था आपका चालुक्य राजवंश। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी जो बादामी थी वो चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, लिखा हुआ 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी 1877 ईस्वी में कह रहा निम्नलिखित में से किस वायसराय ने, यानी वो कौन सा वायसराय है जिसने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। पहला लिखा लॉर्ड रिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड लिटन ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी 1870 में लॉर्ड लिटन ने वायसराय था ये, इसने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। किसने, लॉर्ड लिटन ने। क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड लिटन ने किस महिला को भारत की महारानी बनाने के लिए दरबार का आयोजन किया था, तो महारानी विक्टोरिया आंसर हो जाता। किस सन में किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाता 1877। हर टाइप से आप प्रिपेयर करके जाइए, जैसा भी क्वेश्चन घुमाया जाए आपको आंसर, यानी स्टार बना के आप अपने नोटबुक में लिखिए कि सन 1877 में लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। ये लाइन आपको याद रहेगी, कैसा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, लिखा हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका कौन सा हिस्सा या कौन सा स्थल इस समय अफगानिस्तान में। पहला लिखा बालाकोट, अभी ऊपर हमने बताया है पाकिस्तान में तो नहीं होगा। कालीबंगन,
नागेश्वर और लिखा है सोरतुगई। ठीक, तो सोरतुगई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अफ़गानिस्तान में अभी एक ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता का पाकिस्तान में नहीं है, तो उसका आंसर क्या दिया था, वहाँ नहीं वाला पूछा गया था, सोरतुगई। क्यों? क्योंकि ये आपका अफ़गानिस्तान में है। कहाँ है? अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान में नहीं होगा, साधारण सा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 58 नंबर, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। यानी जो काकतीय राजवंश, अब काकतीय राजवंश से अभी एक क्वेश्चन आया था, काकतीय राजवंश की महिला कौन थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यदि आपने पहला क्वेश्चन सही से पढ़ा है ना। अभी ऊपर बताया काकतीय राजवंश की एक महिला के बारे में डिटेल से चर्चा की गई। तो वो कमेंट बॉक्स में बोलने के लिए क्यों कहते हैं, ताकि हमको पता चले जो आप पढ़ रहे हो माइंड में टिक रहा है या सब ऊपर ऊपर निकल रहा है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला क्या लिखा है, गोलकोंडा, फिर लिखा है रायगढ़, फिर लिखा है नीमराना, फिर लिखा है पन्हाला। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था, तो काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था गोलकोंडा का किला, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। यानी जो दिल्ली का लोधी राजवंश था इसका अंतिम शासक कौन था, लिखा है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बकरोल शाह और बहलोल लोधी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी इब्राहिम लोधी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था, तो वो था आपका इब्राहिम लोधी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके संदर्भ में चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा का मतलब हो जाता है डॉक्टरेट विभाग, ठीक है ना। डॉक्टरेट विभाग का मतलब हो गया आपका मेडिसिन लाइन वाला, चिकित्सा का मतलब हो गया आपका मेडिकल डिपार्टमेंट के क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध था। पहला लिखा है हरिसेन, फिर लिखा है विशाख दत्त, फिर लिखा है बाण भट्ट और फिर लिखा है चरक, तो चरक ही इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था, तो वो था चरक। तो यहाँ तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कवर कर लिया। लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपनी राजधानी, पहले इसकी कहाँ पर राजधानी थी, दिल्ली में, फिर दिल्ली से इसने कहाँ स्थानांतरित की। पहला लिखा है जौनपुर, फिर लिखा है मुर्शिदाबाद, फिर लिखा है चुनार और फिर लिखा है दौलताबाद, तो इसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद में शिफ्ट की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की, तो उसने की थी दौलताबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, लिखा है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है। यानी हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा है बिहार, दूसरा लिखा है उत्तराखंड, तीसरा लिखा है हिमाचल प्रदेश और फिर लिखा है पंजाब, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की। यानी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन है इसकी स्थापना किसने की थी, देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, फिर लिखा है दादा भाई नौरोजी, फिर लिखा है जॉर्ज यूल, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, लिखा हुआ कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को फिर ब्लैंक दिया द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। यानी कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को फिर ब्लैंक द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी कौन वो व्यक्ति है जिसके द्वारा बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। पहला ऑप्शन लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखा है अशोक, फिर लिखा है अजातशत्रु, फिर लिखा है पोरस, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, लिखा हुआ भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था। यानी जो महावीर थे जिनको भगवान की उपाधि भी मिली थी, तो कह रहा है इनको मोक्ष कहाँ पर प्राप्त हुआ था। पहला लिखा है पावापुरी, फिर लिखा है श्रवण बेलगोला, फिर लिखा है सोनागिरी, फिर लिखा है माउंट आबू, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी पावापुरी में। यानी जो आपके भगवान महावीर थे इनको मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, लिखा हुआ है ब्रिटिश भारती की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। यानी जो ब्रिटिश भारतीय की राजधानी कह रहा किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1911, फिर लिखा 1907, फिर लिखा 1905 और फिर लिखा 1909, तो ब्रिटिश भारतीय की राजधानी कह रहा किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली, यानी कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट की गई, दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1911 में।
ठीक, फिर से समझ लीजिए, कह रहा है ब्रिटिश भारतीय की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। पहले लिखा 1911, फिर 1907, फिर 1905 और 1909। तो 1911 ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी सन 1911 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, लिखा 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की। यानी सन 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार की या किस अखबार की स्थापना की। पहला लिखा यंग इंडिया, फिर लिखा नवजीवन, फिर लिखा स्वराज हिंद, फिर लिखा इंडियन ओपिनियन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी ने सन 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। ध्यान से पढ़िए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी एमटीएस में ही आपके 2020 में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, लिखा वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई। सबको पता है वर्साई की संधि कब हुई थी, 1919 में। देखते हैं इसके ऑप्शन, पहला लिखा 1933 नहीं होगा, फिर लिखा 1919 बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर 1940 1900 की। यानी जो वर्साई की संधि है, देखो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये CGL में, CHSL में और MTS में तीनों जगह पूछा जा चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी, तो वो हुई थी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, लिखा है निम्न में या निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यानी क्या हुआ था, सबको पता है, बहुत ही फेमस कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लिखा है बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, फिर लिखा है तराइन का युद्ध। तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यानी कलिंग का युद्ध इतना भयानक युद्ध हुआ था, आप ऐसा बोल सकते हैं कि खून की नदियाँ बही थी। यानी इतने लोग मारे गए थे, इतनी हत्याएं हुई थी। उस युद्ध को देखकर जो अशोक थे, इनका दिल दहल गया। ठीक, वहीं से इन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद युद्ध नहीं लड़ेंगे, और इन्होंने बौद्ध धर्म उसी समय मतलब उसी के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और ये घटना थी कलिंग का युद्ध, बहुत फेमस कलिंग का युद्ध है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, लिखा अकबरनामा अबुल फजल द्वारा, फिर ब्लैंक दिया, खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। यानी जो अकबरनामा है वो अबुल फजल द्वारा रचित है। ये कितने खंडों में, पहला ऑप्शन दिया 5, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 3 खंडों में। जो आपकी अकबरनामा है ये 3 खंडों में रचित की गई, और किसने की, अबुल फजल में। अब देखो यही क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दे कि अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा, अबुल फजल के द्वारा रचित है, तो अबुल फजल ही इसके रचनाकार हो जाएंगे। कितने खंडों में है, तो ये 3 खंडों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर, लिखा है ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई थी। यानी जो ज्योतिबा फुले थे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इन्होंने की थी सत्यशोधक समाज की। देखते हैं ऑप्शन, पहला लिखा ब्रह्म समाज नहीं होगा क्योंकि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। दूसरा लिखा सत्यशोधक समाज, तो इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। यानी ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की गई, तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अब बचे जो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है और आर्य समाज के कौन है, ताकि हमको भी पता चले कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की चल रही है। प्रार्थना समाज, आर्य समाज के संस्थापक जो हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे, और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 72 नंबर, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। ध्यान से समझो, ऐसा कौन सा शासक है जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। पहला लिखा है अशोक, फिर लिखा है चंद्रगुप्त, फिर लिखा है बिंदुसार, फिर लिखा है बिंबिसार। तो बिंबिसार नहीं था। बिंबिसार ऐसा व्यक्ति है जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बाकी आपके चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार ये सभी मौर्य राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, लिखा हुआ है दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्न में से किसने लड़ी। यानी जो दलित समुदाय है इसकी लड़ाई निम्नलिखित में से किसने लड़ी। पहले लिखा कृष्णजी गोपाल कर्वे, फिर लिखा सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा भीमराव अम्बेडकर, फिर लिखा बिपिन चंद्र पाल। आसान क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है। भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि मान्यता है कि ये एक निम्न कास्ट से आते थे, यानी दलित समुदाय से थे, और इनकी बचपना बहुत ही कठिनाई में बीता था। जिस टिफिन में इनकी परछाई पड़ जाती थी वो टिफिन फेंक दिया जाता था। एक बार इन्होंने एक कुएं में झांका था, यानी देख लिया था कुएं का पानी, तो उस कुएं को तुपवा दिया गया था। जिसके घर में घुस जाए उस घर को गाय के गोबर से लिपवाया जाता था ताकि वो पवित्र हो सके। इतना ही भारत में अंधविश्वास, इतनी जाति पात चल रही थी। तो उस कठिन परिस्थिति में ये भारत के महान व्यक्ति बने, और इन्होंने भारत का संविधान भी लिखा। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा,
2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। और लिखा है दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई निम्नलिखित में से किसने लड़ी। आसान क्वेश्चन है, सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन जिसको एक साथ से बोलते हैं की स्थापना किसने की थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की थी। पहला लिखा है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फिर लिखा है श्री चैतन्य, फिर लिखा है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, फिर लिखा है श्री रामकृष्ण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना किसने की थी, तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, लिखा हुआ है निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया। यानी जो निंगथौजा है ये राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया। पहला लिखा असम, फिर लिखा मणिपुर, फिर लिखा हरियाणा, फिर लिखा गुजरात। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी मणिपुर। यानी निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। तो यहाँ तक 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और जानकारी अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, लिखा हुआ अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट के किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। यानी जो बाण भट्ट थे वो किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। पहला लिखा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर लिखा हर्षवर्धन, फिर लिखा अशोक, फिर बिंदुसार। तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, यानी हर्षवर्धन। यानी अपने साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए, तो वो था हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, लिखा गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में, फिर ब्लैंक दिया साम्राज्य के महानतम शासक थे। यानी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक साम्राज्य के महानतम शासक थे। पहला लिखा है चोल, फिर लिखा है सातवाहन, फिर लिखा है चेर, फिर राष्ट्रकूट। तो ये इसका ऑप्शन सातवाहन हो जाएगा। इसके हमने ट्रिक भी बताई थी पिछले के लेक्चरों में। देखो लिखा गौतमी पुत्र सतकर्णी, यहाँ पर सत देखो, यहाँ पर सात देखो, सत सात, समझ गए ना बात को। जब भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसका आंसर सातवाहन ही होता है। कह रहा गौतमी पुत्र सतकर्णी दूसरे शताब्दी ईस्वी में सातवाहन साम्राज्य के महानतम शासक बने थे। तो ऐसे याद रखो, इसमें भी सत है और इसमें भी सात है, तो आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, लिखा है चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला, फिर ब्लैंक लिखा पर्व है। यानी जो चेतियागिरी विहार है ये सांची में मनाया जाने वाला किन लोगों का पर्व है। पहला लिखा हिंदुओं का, सिख का, बौद्ध का या जैन का। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बौद्ध का। आई होप आप पॉइंट को समझ गए होंगे। यानी कह रहा है चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला किसका पर्व है, तो वो बौद्ध पर्व है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, लिखा है बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया। फिर से पढ़ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। पहला लिखा है जोधपुर, फिर लिखा है अवध, फिर लिखा है हैदराबाद, फिर लिखा है मैसूर। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, लिखा हुआ राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, फिर ब्लैंक दिया साम्राज्य के शासक थे। यानी जो राजा शशांक थे जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी वो कौन थे। पहला ऑप्शन लिखा है गौड़, फिर लिखा है मगध, फिर लिखा है जूनागढ़, फिर लिखा है कानकुब्ज। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी गौड़। यानी राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी गौड़ साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे, गौड़ साम्राज्य। लिखा है निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। फिर से पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन लिखा है। कह रहा निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। पहला ऑप्शन लिखा है खुदीराम बोस, फिर लिखा है अशफाक उल्ला खान, फिर लिखा है बाधा जतिन, फिर लिखा है प्रफुल्ल चाकी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाधा जतिन। यानी जो बाधा जतिन थे इन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों में से कह रहा किसने जर्मनी के सहयोग से, तो बाधा जतिन ने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, लिखा हुआ पहला मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन लिखा है हुमायूं, बाबर, जहांगीर और शेरशाह सूरी। पहला मुगल बादशाह कौन था, वो था आपका बाबर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर,
लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना है आपका ऋग्वेद। ठीक, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद, और पूछा जाता है एक क्वेश्चन बहुत फेमस है एसएससी का, कौन सा, कि संगीत से रिलेटेड कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका सामवेद। ठीक, सा से संगीत, सा से सामवेद, ऐसे आप याद रखो। संगीत से रिलेटेड आपका सामवेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके, तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके समझ लीजिए और ढंग से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, लिखा है 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह फिर ब्लैंक दिया की मांग के लिए था, यानी जो इन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह, ये किसकी मांग के लिए था। कह रहा 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह सत्याग्रह फिर ब्लैंक की मांग था। लिखा है राजस्व वसूली में छूट, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य केंद्र, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी राजस्व वसूली में छूट। यानी जो ये सत्याग्रह चलाया गया था, इसकी एक मांग थी कि राजस्व वसूली में छूट दी जाए। और कब चलाई थी, 1917 में। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्व वसूली में छूट के लिए सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने कब चलाया, तो 1917 में। अगर पूछा जाए किसने चलाया, तो महात्मा गांधी ने। हर टाइप से आप प्रिपेयर होके जाइए, कैसा भी क्वेश्चन, पॉइंट वही होता है, देखो कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाएगा। ठीक, और जैसा भी घुमाए आपको अगर पूरा पॉइंट कन्फर्म है तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था। क्या लिखा है, कराया गया था, या फिर यह निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। पहला लिखा है बुलंद दरवाज़ा, फिर लिखा हुआ है चार मीनार, फिर लिखा हुआ है जामा मस्जिद, फिर लिखा है गोल गुम्बद। ठीक, तो ये निर्माण जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, इन्होंने चार मीनार का निर्माण करवाया था। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, तो किसका निर्माण करवाया था, चार मीनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर लिखा हुआ है दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सब लोगों को पता है, आसान क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। ठीक, इस समय उसको मुंबई कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई, बॉम्बे में। कभी कभार पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में कब की गई थी, तो जब कब का क्वेश्चन आपसे बने तो आप आंसर करोगे दिसंबर 1885 में। आई होप आप बात को समझ गए होगे। दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार पूछता है दिसंबर 1885 में बॉम्बे में किसकी स्थापना की गई थी, तब आंसर होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखो पॉइंट वही है, क्वेश्चन तीन बन सकते हैं। एक तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई, तो बॉम्बे में। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो दिसंबर 1885 में। या फिर दिसंबर 1885 में बॉम्बे में किसकी स्थापना की गई थी, तो वो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC भी इसको बोलते हैं। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, लिखा हुआ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। पहला लिखा अगस्त 1915, फिर लिखा फरवरी 1915, फिर लिखा जनवरी 1915, फिर लिखा नवंबर 1915। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो जनवरी 1915 में अफ्रीका से लौटे थे। कितनी जनवरी को, तो उसके लिए आप याद कर लो 9 जनवरी 1915। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हम अपने कम्युनिटी में पोस्ट करते रहते हैं। हमारे चैनल की कम्युनिटी पर जाइए, सैकड़ों क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, तो आप अपनी जांच भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हर टाइप के क्वेश्चन उसमें हमने शेयर किए। यदि आपको गलत पता होगा, पहले तो आपसे कुछ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप सही वाला टिक कीजिए। यदि आपसे गलत भी हो जाएगा तो उसमें सही वाला भी ऑप्शन ग्रीन कलर से टिक होकर आ जाएगा, और क्यों वो सही है उसका कारण भी नीचे लिखा हुआ मिलेगा। तो कम्युनिटी में जाके सभी क्वेश्चनों की अपनी जांच जरूर कीजिए। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा जनवरी 1915, और अगर पूछे जाए कितने जनवरी, तो 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आर्य समाज से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो आसान सा क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना पहला लिखा केशव चंद्र सेन, नहीं होगा। दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही। यानी आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अब देखो क्या क्या पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं।
एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो सन 1875 में। इसका सन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप दोनों पॉइंट आप नोटबुक में अपने स्टार बना के लिख लीजिए कि सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो यकीन मानो आपसे गलत नहीं होगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए। कभी कभार पूछता है सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के। तो तब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आर्य समाज। तो वही हम बोलते हैं, जैसा क्वेश्चन ऑप्शन हो सिर्फ वो मत तैयार कीजिए, उससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है उसको भी तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक, स्थापना वाले ज़्यादातर क्वेश्चन। पहला लिखा जोनाथन डंकन, गलत हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग, ये भी गलत हो जाएगा। विलियम जोन्स बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी विलियम जोन्स। यानी विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और कब की थी, 1784 में। तो इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये जो लिखा हुआ है कि सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो विलियम जोन्स ने। अगर पूछा जाए कि विलियम जोन्स ने 1784 में किसकी स्थापना की, तो हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने कब की थी, तब हो जाएगा 1784। हर एक पॉइंट में 3-4 पॉइंट छुपे होते हैं। हर टाइप से आप अपने नोटबुक में स्टार बनाकर पॉइंट लिख लीजिए, या अलग अलग क्वेश्चन आंसर के रूप में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर लिखा हुआ, प्राचीन शहर हम्पी, फिर ब्लैंक दिया, साम्राज्य की राजधानी था। यानी हम्पी किसकी राजधानी था। पहला लिखा विजयनगर, फिर लिखा नायक, फिर लिखा मराठा, फिर लिखा राष्ट्रकूट। तो विजयनगर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी विजयनगर की ही राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर लिखा हुआ, एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंग घर का निर्माण, फिर ब्लैंक दिया, वंश के शासकों ने करवाया था। कह रहा एशिया की सबसे पुरानी, ध्यान दो जरा, एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक रंग घर का निर्माण वंश के शासकों ने, यानी किस वंश के शासकों ने। पहला लिखा है सेन, फिर लिखा है मुगल, फिर लिखा है गुप्त, फिर लिखा है अहोम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अहोम। यानी अहोम वंश के शासकों ने रंग घर का निर्माण करवाया था, और यह एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर लिखा हुआ, अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में, फिर ब्लैंक दिया, नदी के किनारे की गई थी। यानी वो कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जिसके किनारे अंग्रेजों के द्वारा 1651 में पहली फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। पहला लिखा है हुगली, फिर लिखा है नर्मदा, फिर लिखा है मांडवी, और फिर लिखा है गोदावरी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हुगली। यानी हुगली नदी के किनारे सन 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री की स्थापना हुगली नदी के किनारे कब की थी, तब आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 1651। तो हर टाइप से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर लिखा हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवक में नियुक्त किया था। यानी वो कौन सा था विदेशी जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने, विदेशी यात्री था वो, और राज्य में सेवा के लिए नियुक्त किया था। पहले लिखा अल मसूदी, फिर लिखा है इब्न बतूता, फिर लिखा है निकोलो कोंटी, फिर लिखा है मार्को पोलो। तो इब्न बतूता ही इसका सही, यानी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य में सेवा के लिए नियुक्त किया था, और यह एक विदेशी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 94 नंबर लिखा हुआ है, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी। फिर से समझ लीजिए, कह रहा बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से, यानी वो कौन सा सुल्तान है जिसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की। पहला लिखता है रुकनुद्दीन फ़िरोज, फिर लिखा है आराम शाह, फिर लिखा है नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिर लिखा है अलाउद्दीन मसूद। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी नसीरुद्दीन महमूद शाह। सी ऑप्शन इसका, यानी नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त की थी किसने, बलबन ने। क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर लिखा हुआ है, यानडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था। फिर से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है यानडाबू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प गया था, तो वो था आपका असम क्षेत्र। ठीक, असम क्षेत्र को हड़प लिया गया था, ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 नंबर लिखा हुआ, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक
निम्नलिखित में से कौन से थे। ठीक, तो ये इसकी लास्ट वाला क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो थे आपके वल्लभाचार्य। आप यहीं पर समझ लीजिए, ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, वहाँ देखते हैं वल्लभाचार्य। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य थे। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कबीर, फिर लिखा है वल्लभाचार्य, फिर लिखा है शंकराचार्य, फिर लिखा है रामानुजन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले ही हमने बता दिया कौन थे, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57वें नंबर लिखा है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था, यानी कौन सा वो व्यक्ति है जो काकोरी ट्रेन डकैती मामले था उसमें अभियुक्त नहीं था। पहला लिखा राम प्रसाद बिस्मिल, ये शामिल थे। फिर लिखा भगत सिंह, ये नहीं थे। फिर लिखा रोशन सिंह, ये भी थे। और फिर लिखा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ये भी थे। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी भगत सिंह काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98वें नंबर लिखा है, देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। तो जो देवराय की लड़ाई थी वो थी औरंगजेब के बीच और दारा सिकोह के बीच। तो दारा सिकोह ही होगा। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या लिखा है, पहला ही लिखा है दारा सिकोह, यही सही हो जाएंगे। मुराद बख्श, शाहजहाँ, शाह शुजा, कोई लेना देना नहीं इनसे। मतलब कह रहा है देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था। जो देवराय की लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जब लड़ाई हुई तो औरंगजेब किसको हराएगा, दारा सिकोह को। ये कॉमन सी बात, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99वें नंबर लिखा, 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। जनरल डायर का यहाँ ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो जनरल डायर, यानी जनरल डायर के ही आदेश पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह एक सभा चल रही थी जिसमें महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे सभी शामिल थे और जनरल डायर के आदेशानुसार उस पर गोलियां चलाई गई और हजारों लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी मारे गए। तो कह रहा है वही क्वेश्चन है कि 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था, तो वो था आपका जनरल डायर। कभी कभार पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वो था 1919 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहला लिखा है धौलावीरा, हम्पी नहीं है, कौशल, लुम्बिनी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी धौलावीरा आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आई होप आप ये पूरे 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए होंगे। यहाँ तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह की एनर्जी बनाए रखिए और अगर अभी भी आप वीडियो में रुके हुए हैं तो यकीन मानो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसी तरीके एनर्जी थोड़ी देर और बनाए रखिए क्योंकि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, और फिर टोटल ये सीरीज यानी 2020 के हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था। फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कह रहा भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया था। पहला लिखा है मार्शल कानून, फिर लिखा है साइमन कानून, फिर लिखा है भेदभाव कानून और फिर लिखा है निवारक निरोध। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी मार्शल कानून। कहने का मतलब ये भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान मार्शल कानून ही आपका लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है। अब ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं वाला आपसे पूछा गया है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से नहीं है। पहला लिखा है आर्य समाज, तो ये तो है लेखनों में से, तो सही हो जाएगा। फिर लिखा है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये लाला लाजपत राय के लेखनों में से हैं। फिर लिखा अनहैप्पी इंडिया, ये भी उन्होंने लिखा था। फिर अगला लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम, तो ऑप्शन डी ही इसका सही हो जाएगा क्योंकि आपको गलत वाला ही बताना है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है, तो वो है आपका इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर लिखा हुआ है, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। यानी सी राजगोपालाचारी थे, इन्होंने वर्ष 1930 में किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। पहला लिखा है तिरुचि, फिर लिखा है मदुरै, फिर लिखा है तिरुपति और फिर लिखा है वेदारण्यम। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी वेदारण्यम। कहने का मतलब वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से कह रहा किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था, तो वो था वेदारण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी।
यानी कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से सिख आध्यात्मिक गुरुओं, यानी वो सिख आध्यात्मिक गुरु कौन थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को ही सहायता प्रदान की थी। पहला लिखा है गुरु अंगद देव, फिर लिखा है गुरु अर्जुन देव, फिर लिखा है गुरु अमरदास और फिर लिखा है गुरु रामदास। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी गुरु अर्जुन देव। यानी गुरु अर्जुन देव के बारे में ऐसी चर्चा है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर, क्या लिखा हुआ है? लिखा है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए, यानी जो आपको प्राचीन वाले बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए। पहला लिखा है पाली, फिर लिखा है अपभ्रंश, फिर लिखा है संस्कृत और फिर लिखा है प्राकृत। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पाली। यानी प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो हैं आपके वो सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला वो कौन सी थी जिनको अध्यक्ष चुना गया था। देखते हैं, ऑप्शन पहला लिखा हुआ इंदिरा गांधी, फिर लिखा है सुचेता कृपलानी, फिर लिखा है नेली सेनगुप्ता और फिर लिखा है एनी बेसेंट। तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको आईएनसी भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कह रहे हैं अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। अब यहाँ पर एक देखो और पॉइंट दिया गया है आपको, बी नंबर सुचेता कृपलानी। तो ये है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री जो महिला बनी थी। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एमटीएस में या किसी भी एसएससी के एग्जाम में कि सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी और किस राज्य की थी, तो वो राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी और वो कौन बनी थी, तो वो है आपकी सुचेता कृपलानी, जो कि ऑप्शन दिया गया। ठीक, तो इनका भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, लिखा हुआ है किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। यानी किसी संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, कह रहा वो कौन से थे। पहला लिखा शेख सलीम चिश्ती, फिर लिखा हुआ शेख निजामत उल्लाह, फिर लिखा है शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी और फिर लिखा है ख्वाजा पीर मोहम्मद। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी शेख सलीम चिश्ती। यानी कहने का मतलब कह रहा किस संत के सम्मान में, तो शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर, लिखा है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था। यानी जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, लिखा है किस शहर से शुरू किया था। पहला लिखा है बॉम्बे, फिर लिखा है कराची, फिर लिखा है मद्रास और फिर लिखा है लाहौर। तो ये बॉम्बे से शुरू हुआ था। यानी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे से शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? बॉम्बे से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ढंग से लिखकर तैयार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर, लिखा हुआ है राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। यानी जो राजा अशोक थे इनकी एक पुत्री का कह रहा क्या नाम था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। पहला लिखा है चारुमती, फिर लिखा है पद्मावती, फिर लिखा है संघमित्रा, फिर लिखा है असंघमित्रा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी राजा अशोक की पुत्री जो संघमित्रा थी उनको एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। पहला लिखा है निजाम शाह, फिर लिखा है मलिक अंबर, फिर लिखा है बहलोल लोधी, फिर लिखा है कुतुब शाह। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि औरंगाबाद शहर के संस्थापक कौन थे, यानी किसने औरंगाबाद शहर की स्थापना की थी, तो वो थे आपके मलिक अंबर। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, लिखा है पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है। पहला लिखा शिक्षकों के विद्रोह से, फिर लिखा सैनिकों के विद्रोह से, किसानों के विद्रोह से और वकीलों के विद्रोह से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी किसानों के विद्रोह से। यानी पाथरू घाट जो है विद्रोह ये किससे संबंधित है, ये किसानों के विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर, लिखा है वह सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। यानी 15वीं शताब्दी की बात है, उड़ीसा शहर या राज्य मान लो और आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों पर उसने क्या किया था, शासन किया। कह रहा सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक वो कौन था। पहला लिखा है कपिलेंद्र देव,
फिर लिखा है सुरेंद्र देव, फिर लिखा है भानुदेव, फिर लिखा है वासुदेव। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कपिलेंद्र देव। यानी कपिलेंद्र देव वो सूर्यवंशी गजपत राजवंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। अंग्रेजी शिक्षा के, ध्यान से समझो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति हैं जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बहुत बड़े या बड़े समर्थक थे। पहला लिखा टीबी मैकाले, फिर लिखा जोनाथन डंकन, फिर लिखा विलियम जोन्स और फिर लिखा वारेन हेस्टिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी टीबी मैकाले। यानी टीबी मैकाले जो थे ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 114 नंबर लिखा हुआ 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहला लिखा सर जॉन शोर, फिर लिखा लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा लॉर्ड वेलेजरी, फिर लिखा वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन है। वारेन हेस्टिंग के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि जो वारेन हेस्टिंग थे इन्होंने 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये जो बने थे। कौन? वारेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फिर से पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला लिखा कुंवर सिंह, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कुंवर सिंह काफ़ी फेमस थे इस विद्रोह के मामले में। यानी 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था या किसने किया था, वो थे आपके कुंवर सिंह। लिखा है बख्त खान नहीं होंगे, तात्या टोपे नहीं होंगे, नाना साहिब नहीं, यानी कुंवर सिंह ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर लिखा हुआ एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित है। पहला लिखा है भगवान गणेश, गलत हो जाएगा। फिर लिखा भगवान शिव, बिल्कुल सही है। यानी जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं आपकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता के प्रति समर्पित है, तो वो भगवान शिव के प्रति। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, लेकिन आंसर आपको यहाँ मिल गया कौन, भगवान शिव यानी भगवान शंकर। अगला लिखा भगवान कृष्ण, गलत हो जाएगा। फिर लिखा भगवान राम, गलत, यानी भगवान शिव को समर्पित है। कौन? एलिफेंटा की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 117 नंबर लिखा हुआ लखनऊ संधि पर ब्लैंक दिया में हस्ताक्षर किए गए थे। यानी लखनऊ संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। पहला लिखा 1922, फिर लिखा 1916, फिर लिखा 1930, फिर लिखा 1920। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1916। यानी लखनऊ संधि पर सन 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 नंबर लिखा हुआ भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा शहर था। यानी फ्रेंच कॉलोनी की जो राजधानी थी वो कौन सा शहर था। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पांडिचेरी, फिर लिखा हुआ कोचीन, फिर लिखा है पंजिम, फिर लिखा है तूतीकोरन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पांडिचेरी। यानी भारत में फ्रेंच कॉलोनी की जो राजधानी था वो शहर था आपका पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119 नंबर लिखा है पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुर्तगालियों के द्वारा कह रहा है श्रीलंका की खोज कब की गई थी। पहला लिखा है 1670 में, फिर लिखा 1545 में, फिर लिखा 1505 में, फिर लिखा 1678 में। तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, नहीं 1505। ध्यान से समझिए, कह रहा है पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी, 1505 में। अगर पूछा जाए श्रीलंका की खोज किसने की थी तो वो थे पुर्तगाली। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के बन सकता है। और भारत की खोज किसने की थी तो वो भी पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगाली शासक कौन था, वास्को डी गामा। किसको माना जाता है, वास्को डी गामा। ये भी याद रखना आप, ठीक, कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और किस रास्ते से, समुद्री रास्ते से। कब, 1498 ईस्वी में। पहला बंदरगाह कौन सा था जहाँ पर वह आया, तो वो था आपका कालीकट बंदरगाह। ठीक, और गुजरात में, ये कहाँ पर है, गुजरात में। हर एक पॉइंट समझिए। अब देखो पूरा ध्यान से समझो। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की खोज किसने की थी तो वो की थी वास्को डी गामा ने। कब की थी, सन 1498 ईस्वी में। गुजरात के कालीकट बंदरगाह पर वो पहली बार आया था 1498 ईस्वी में। तब उसको पता चला कि ये भारत देश है, यानी इसी वजह से उसको भारत का खोजकर्ता माना जाता है। अगर पूछा जाए श्रीलंका की खोज कब हुई थी तो वो हुई थी 1505 ईस्वी में, और ये भी पुर्तगालियों ने ही की थी। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120 नंबर लिखा हुआ है मार्च 1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति, फिर लिखा है बनाई गई थी। ठीक, क्या लिखा हुआ है, मार्च 1919 में
बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? पहला लिखा सप्रू समिति, फिर लिखा सार्जेंट समिति, फिर लिखा हंटर समिति और फिर लिखा खिलाफत समिति। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी मार्च 1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो वो थी आपकी खिलाफत समिति। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर लिखा हुआ मुगल किसके वंशज थे? पहला लिखा चंगेज खां, फिर लिखा गयासुद्दीन बलबन, फिर लिखा मीर जुमला, फिर लिखा मोहम्मद तुगलक। तो ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। चंगेज खां, जितने मुगल किसके वंशज थे? ये थे चंगेज खां के वंशज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर लिखा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? पहला लिखा लोहा, फिर लिखा एल्यूमिनियम, फिर लिखा तांबा, फिर लिखा कैल्शियम। तो सबको पता है तांबा मिला था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो इस समय राजस्थान में क्षेत्र है वहाँ से क्या मिला था? कौन सी धातु मिली थी? तो तांबा मिली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इनको पढ़िए। चलिए नोटबुक में नोट करते रहिए, क्योंकि ये वो हिस्ट्री के क्वेश्चन है जो आपके रियल पेपर 2020 में SSC MTS में आए थे। MTS में 57 लाख कुछ फॉर्म पड़े इस बार, यानी लगभग 60 लाख मान सकते हैं। सोचो 60 लाख की भीड़ में, वो गाना सुना होगा ना आपने, 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे। तो आप समझ लीजिए 35 लाख वाला जमाना चला गया। ये 35 लाख नहीं है, इस बार है 57 लाख, यानी लगभग 60 लाख। समझ सकते हो 60 लाख की भीड़ है। और कितने पद हैं आपको पता है अच्छी तरीके से, कुछ गिने चुने पद। यानी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, यदि आप ढंग से मेहनत नहीं करोगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लगभग सभी कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से। यदि आपने वो लेक्चर सभी नहीं देखे या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पिछले वाले लेक्चर ज़रूर देखिए। इसमें आपको बायोलॉजी के प्रश्न, हिस्ट्री के, भारत तथा विश्व के भूगोल के और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ दिन बाद इकोनॉमिक्स की भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके SSC MTS में पूछे गए। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक, कमेंट और शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। इस वजह से प्यार और सपोर्ट इसी तरीके बनाए रखिए। जिस प्रकार पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, हम इसी तरीके आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। बस आपको अपना टारगेट नहीं भूलना है। टारगेट का मतलब हो गया MTS में कितने फॉर्म पढ़े, कितने पद हैं। बस ये 2 बात अपने माइंड में रखिए, आपका पढ़ने में 100% मन लगेगा। जो होता है ना कि जब मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन देखो, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कुछ समय के लिए टिकती है। आपको हमारी बात समझनी पड़ेगी कि मोटिवेशन से यदि कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है तो वो ये समझ लो पढ़ नहीं पाएगा। मोटिवेशन क्या, हम लोग चार्जिंग बैटरी थोड़े ना है कि जब चार्ज की जाएगी, जब तक चार्ज रहेंगे तब तक काम करेगी, डिस्चार्ज हो जाएगी काम खत्म। मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होती। सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक, कुछ लोग मोटिवेशन को मानते, तो मोटिवेशन आपने कोई कभी आप अगर मोटिवेट हुए होंगे किसी की बात से, किसी की लाइन से या किसी की लाइफ से, तो आप ये समझो वो मोटिवेशन कितने दिन रुकता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा मोटिवेशन टिकने वाला नहीं है। फिर आपको चार्जिंग चाहिए। ठीक, तो मोटिवेशन आप ये समझो यार कि हमें कुछ ना कुछ माँ बाप के लिए करना है। वो किस परिस्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग होंगे जो हमारा वीडियो बहुत अमीर घर से देख रहे होंगे, ठीक, जिनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ज़्यादातर 80 से 90% वो लोग होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब फैमिली से आते हैं। आई होप हमारा जो सोच है कहीं तक सही होगी। तो आप ये समझिए आपके माँ बाप किस परिस्थिति में पढ़ा रहे हैं। कभी आप, कुछ लोग बाहर रह रहे होंगे, घर छोड़कर पढ़ रहे होंगे, तो आप ये सोचिए जो आपके मम्मी की उम्र या आपके माता जी की जो उम्र है, क्या ये काम करने लायक है? लेकिन अभी भी वो काम कर रही हैं। आपके जो पिताजी की उम्र है, क्या वो काम करने लायक है? अभी भी, लेकिन वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होती। आप ये सोचो कि हमें माँ बाप के लिए कुछ करना है। जिस उम्मीद से वो आपको पढ़ा रहे हैं या जिस उम्मीद से आपको उन्होंने बाहर भेजा है कि हमारा लड़का या हमारा लड़की पढ़ रही होगी, आप उनके उम्मीद को ज़रूर कायम रखें। और मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये सोचो यार किस उम्र में वो लोग मेहनत कर रहे हैं, ये उम्र उनके मेहनत करने की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए खर्चा भेज रहे हैं, आप पर पढ़ाई पर पैसा लगा रहे हैं। आई होप हमारे हिसाब से तो कोई मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन होता है तो आप अपने माँ बाप का एक बार चेहरा ढंग से देख लेना कि क्या ये जो काम कर रहे हैं इस उम्र में ये काम करने लायक हैं या नहीं, और आपको अपनी मेहनत के बदले उनको कुछ अच्छा करके दिखाना है। जिस दिन आप ये सोच लोगे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक पढ़ने में मन लगेगा। सोचो आप भयानक जब सर्दी होती है ना, 2 बजे रात को, वो भी गेहूँ के खेत में पानी लगा रहे होते हैं,
जिस समय स्टूडेंट का रजाई के अंदर पढ़ने का मन नहीं करता सर्दी की वजह से, उस समय वो खेत में पानी लगाए होते हैं। जो गरीब किसान लोग होंगे वो समझ रहे होंगे बातों। तो आई होप हमारे हिसाब से कोई मोटिवेशन नहीं होता है। रही मोटिवेशन की बात, तो इतनी बातों में कुछ ना कुछ तो असर आपके पड़ ही जाएगा। बाकी आप माँ बाप का चेहरा देख लो कि क्या ये इस काम के लायक हैं जो वो कर रहे हैं, इतनी मेहनत के लायक हैं, नहीं है तो आप बस यहीं से समझ लीजिए कि मोटिवेशन, अब इसी को आप मोटिवेशन मानते हो तो मोटिवेशन मान लो। बाकी आपको टारगेट रखना है कि इतना फॉर्म पड़ा, इतने पद है और हमको एक पद चाहिए ही चाहिए। आई होप हमारी बात से आप सहमत होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और इसके पहले के यदि आपने लेक्चर नहीं देखे हैं 2020 के क्वेश्चन, तो उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल में लिखा है 123 नंबर लिखा है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने, देखो वही क्वेश्चन आ गया जिसकी चर्चा अभी ऊपर की हमने, वही क्वेश्चन है। कह रहा 1498 में खालिस्तान में पदार्पण किया। पहला लिखा नागरकोइल, फिर लिखा कालीकट, फिर लिखा कलंगुट, फिर लिखा तूतीकोरन। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अभी अभी हमने बताया कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर आया था और इसी ने भारत की खोज किया, इसको खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124 नंबर पर लिखा 1818 में होलकर राजवंश ने, फिर ब्लैंक दिया, के साथ मंदसौर की, फिर लिखा है संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर से पढ़ लीजिए, लिखा हुआ 1818 में होलकर राजवंश ने ब्लैंक दिया के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। पहला लिखा फ्रेंच, फिर लिखा डेनिश, फिर लिखा ब्रिटिश और फिर लिखा डच। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा रमाबाई रानाडे, गलत हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल बात सही, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तो ये थे 125 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2020 में आए, यानी 2020 में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आपके हिस्ट्री के 125 ही क्वेश्चन लगभग बने थे। आई होप आप ये पूरे पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। उन्होंने कंप्लीट कर लिए पूरे 125 क्वेश्चन। जैसा कि हमने वादा किया था कि एसएससी एमटीएस 2020 के सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे इस मैराथन क्लास में। तो आपके 125 ही क्वेश्चन बने थे सभी पेपरों का मिलाकर। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग भी एसएससी की या फिर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हों। इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मेहनत करती रहिए। यकीन मानो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आपने इसके पहले की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जितनी भी मैराथन क्लास पढ़ी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।